हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है ईडोफिब यूट्यूब चैनल में। आप यदि इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की वीडियो देखने का आपको मौका मिले और आप अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकें। आज की इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस का 15 एमसीक्यू लेके आए हैं और सारा एमसीक्यू का हम लोग एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। इससे पहले 3 पार्ट ऑलरेडी हम बना चुके हैं। यदि आप वो तीनों पार्ट्स को नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। जितने भी एमसीक्यू इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किए हैं, तीनों पार्ट्स में पूरा डिटेयली समझाए हैं। हर एक एक्सप्लेनेशन आप जान पाएंगे ऑप्शन का। तो बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स डेट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। हमारे बॉडी में कौन सा ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, लेके जाता है? तो हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। सबसे पहला नंबर में आपका आर्टरी होता है, दूसरा आपका वेन होता है, तीसरा आपका कैपिलरीज होता है, जो बहुत सारे ब्लड वेसल्स का बहुत छोटे छोटे नली है। तो हमारे बॉडी में 3 तरह के ब्लड वेसल्स है। जनरली आर्टरी से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। क्या? ऑक्सीजन वाला, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगा और CO2 की मात्रा कम होगा, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली कौन कैरी करता है? आर्टरी करता है। हमारे बॉडी में आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के डिफरेंट सेल तक लेके जाना। उसके बाद आपका वेन का जो मेन काम होता है, वेन का मेन काम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके, यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से हार्ट में लेके आना, वेन का मेन काम। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जनरली ये किस तरह का ब्लड को कैरी करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा और ऑक्सीजन की मात्रा कम वाला ब्लड को वेन कैरी करता है। तो हमारे बॉडी में सबसे बड़ा वेन है वेना केवा। और ये वेना केवा 2 तरह के होती है। एक होता है सुपेरियर वेना केवा, दूसरा होता है इन्फीरियर वेना केवा। सुपेरियर वेना केवा हमारे चेस्ट के अबव से जितने भी ब्लड होते हैं उसको हार्ट के चैम्बर, यानी कौन सा चैम्बर में लेके आते हैं? और राइट चैम्बर में लेके आती है। कौन सा चैम्बर में? राइट चैम्बर में। राइट चैम्बर में कौन सा? राइट ऑरिकल में लेके आती है। मान लो ये हार्ट्स है, रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये हार्ट्स है, हार्ट का ये सेप्टम मसल है जो हार्ट के चैम्बर को अलग कर रहा है। तो ये पहला खाना है, ये दूसरा खाना है, ये तीसरा, ये चौथा। तो हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। इंसान का हार्ट कितना चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। तो इसमें सुपेरियर वेना केवा और इसमें इन्फीरियर वेना केवा आकर के खुलता है, और ये दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड, बॉडी के डिफरेंट पार्ट। और इस तरफ होता है आपका राइट साइड और इस तरफ होता है आपका लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट में लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इतना डिटेयली नहीं जानना है, थोड़ा हम एक्सप्लेन कर दिए आपको। तो ऑर्टा क्या है? हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है। क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे व्हिच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन आवर बॉडी, ऑर्टा राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑर्टा होगा, अगर लार्जेस्ट आर्टरी पूछे तो। और ऑर्टा का काम होता है हार्ट से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में लेके जाने का। इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसा आर्टरी है जो ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहाँ लेके जाता है? ये हार्ट का चैम्बर है। मान लो हम हार्ट बनाए, ये सेप्टम मसल है, ये आपका सेप्टम मसल है। तो हार्ट का इस चैम्बर में ब्लड फिर कहाँ जाता है? फिल्ट्रेशन के लिए लंग्स में जाता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा कहाँ? ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है हमारा लंग्स में। हार्ट का ओनली काम पंपिंग का होता है दोस्तों। हार्ट का एक ही काम है, वो ब्लड को पंप करके बॉडी के डिफरेंट सेल या डिफरेंट टिश्यू या डिफरेंट ऑर्गन में लेके जाना, ताकि हमें एनर्जी मिले। हमारे सेल्स को जिंदा रखना है, तो जिंदा रखने के लिए एनर्जी और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ऑक्सीजन वाला ब्लड को हार्ट क्या करता है? पंप करके बॉडी के डिफरेंट सेल में पहुंचाता है। तो यहाँ एक चैम्बर, इस चैम्बर में क्या होता है आपका? यहाँ खुलता है आपका पल्मोनरी आर्टरी, सेमीलुनार बल्ब जिसको कहते हैं। सेमीलुनार बल्ब में पल्मोनरी आर्टरी खुलता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाता है? ब्लड को लंग्स में लेके जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। ओनली ये एक्सेप्शन है, सारा आर्टरी ऑक्सीजनेटेड लेके जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स तक लेके जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। तो इसका आंसर पल्मोनरी आर्टरी। आप लोग याद रखना, सारा आर्टरी ऑक्सीजन वाला ब्लड को लेके जाता है, पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। हमारे बॉडी का सबसे बड़ा अगर वेन पूछे आपसे, तो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा वेन होता है वेना केवा। वेना कवा, वेना कवा इज द लार्जेस्ट वेन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और ये 2 टाइप का होता है, इन्फीरियर वेना केवा और सुपेरियर। अगर ऑप्शन में इन्फीरियर और सुपेरियर हो तो आप लोग इन्फीरियर में टिक आउट करना, क्योंकि हमारे चेस्ट के नीचे से जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सारा इन्फीरियर वेना केवा हार्ट में लेके आता है प्यूरिफिकेशन करो, यानी हार्ट में लेके आता है और हार्ट उसको प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में भेजता है। बहुत ज़्यादा हम डिटेल कर दे, इतना डिटेल नहीं करना था। हैप्टिक आर्टरी कहाँ पाया जाता है? ये आपका लीवर में पाया जाता है। कहाँ? लीवर में। लीवर का स्टडी को हेपेटोलॉजी कहते हैं। पल्मोनरी वेन, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है।
यहाँ अगर आपका ऑक्सीजनेटेड होता इसको काट देता, डीऑक्सीजनेटेड को काट करके, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल डेट कैरी ऑक्सीजनेटेड, तो आप लोग डायरेक्ट ऑटोमेटिक आउट करते। या पल्मोनरी वेन भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है, पल्मोनरी वेन भी क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। कहाँ से, जैसे आपका ये लंग्स होगा, लंग्स में तो प्यूरीफाई हो गया ब्लड, प्यूरीफाई होने के बाद फिर हार्ट में लेके आता है, हार्ट का राइट यानी लेफ्ट साइड में लेफ्ट ऑरिकल में लेके आता है, लेफ्ट ऑरिकल में जो वेन लेके आता है ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड, उसको पल्मोनरी वेन कहती है। पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है, सारा वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन कौन सा ब्लड लेके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ लेके आएगा, हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में लेके आएगा। तो इतना एक्सप्लेन नहीं करना है हम लोग को, सिर्फ हम लोग आंसर जान लेते हैं, इसका पल्मोनरी आर्टरी है। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बॉडी अफेक्टेड बाय सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को हम लोग FTH कहते हैं शॉर्ट में। ये प्यूटिटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। कहाँ से, प्यूटिटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। और प्यूटिटरी ग्लैंड हमारे बॉडी का सेकेंड स्मॉलेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, इंडोक्राइन, जिसमें कोई भी नली प्रेजेंट यानी कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, उस तरह के ग्लैंड को हम लोग इंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो ये सोमैटोट्रॉपिक प्यूटिटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, प्यूटिटरी के एंटीरियर प्यूटिटरी से रिलीज होता है, और इसका काम होता है ग्रोथ करना, हमारे बॉडी का ग्रोथ करना। इसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन को GH कहते हैं, GH हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन का मेन जो इफेक्टिव वाला पार्ट होता है हमारे बॉडी में, वो बॉन होता है। इसका राइट आंसर आपका बॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बॉन। बॉन को इफेक्ट करता है सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। बॉन का स्टडी को क्या कहते हैं पता है, ऑस्टोलॉजी कहते हैं, OESTOLOGY। और इसका जो डॉक्टर बनता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं या ऑर्थोपैडिक्स कहते हैं। दूसरा होता है हियर। हियर का स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं पता है, ट्रिकोलॉजी कहते हैं, TRICOLOGY, ट्रिकोलॉजी, TRICH, ट्रिकोलॉजी कहते हैं। मसल्स मायोलॉजी कहते हैं, मसल्स का स्टडी को। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू भी है। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट को कनेक्ट करने का। जैसे हमारा बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद हमारा ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। उसके बाद हमारा जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज कुरकुरी हड्डी भी क्या है, हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। जैसे हमारा टेंडन, लिगामेंट, टेंडन आप नाम सुने होंगे। टेंडन क्या होता है, हम बता देते हैं टेंडन क्या होता है। ये बोन से बोन टू मसल को जोड़ने का काम करता है। कौन, टेंडन। टेंडन का मेन काम होता है बोन को मसल से जोड़ना। एक होता है लिगामेंट पाए जाते हैं, LIGAMENT। लिगामेंट का मेन काम होता है बोन से बोन को जोड़ना, हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है। तो इतना सारा एक्सप्लेन किए एक क्वेश्चन में, और ये एक क्वेश्चन में आपका 10-20 MCQ सॉल्व करवा दिए हैं यदि आप सारे चीज़ों को दिमाग में रखें तो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन। इनमें से हाइड्रोजन का कौन आइसोटॉप नहीं है। तो प्रोटियम पहला आइसोटॉप है, ड्यूटेरियम दूसरा है, ट्राइटियम तीसरा आइसोटॉप है हाइड्रोजन का। इसका राइट आंसर इटीरियम हो जाएगा, C ऑप्शन, क्योंकि इटीरियम कोई भी आइसोटॉप नहीं होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का पहला आइसोटॉप 1H1 होता है, दूसरा 1H2 होता है, तीसरा 1H3 होता है। 1H1 को हम लोग प्रोटियम कहते हैं, 1H2 को ड्यूटेरियम कहते हैं, 1H3 को ट्राइटियम कहते हैं। और 1H1 प्रोटियम इज द कॉमन हाइड्रोजन आइसोटॉप सबसे कॉमन यही है हाइड्रोजन का, प्रोटियम। और ड्यूटेरियम को D2O भी कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये समंदर के पानी में भी पाए जाते हैं। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसके पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। कॉमन हाइड्रोजन के पास एक भी, जितने भी कॉमन हाइड्रोजन होंगे, कॉमन हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होगा, नो न्यूट्रॉन। क्यों, क्योंकि कॉमन हाइड्रोजन क्या है, 1H1 है, यानी प्रोटियम कॉमन हाइड्रोजन है। उसमें मास नंबर को जब हम लोग एटॉमिक नंबर से माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉन निकल जाता है, 1 - 1 = 0 हो जाएगा। इसीलिए हाइड्रोजन के पास एक भी यानी एक भी न्यूट्रॉन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में 80 तो नहीं है, वो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया, और ये आइसोटॉप है। पहला आइसोटॉप, दूसरा आइसोटॉप, तीसरा आइसोटॉप। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 3 आइसोटॉप्स को हम लोग दिखाए हैं, ऑक्सीजन 8-17, ऑक्सीजन 8-18। आइसोटॉप क्या होता है, अगर आपसे कोई भी पूछे तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम क्या होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा। एटॉमिक नंबर सेम किसका होता है, सेम एलिमेंट का होगा, एक ही एलिमेंट होगा। और मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मास नंबर डिफरेंट, मास नंबर विल बी डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट होगा। उसी को क्या कहते हैं हम, आइसोटॉप कहते हैं। उसके बाद आइसोटोन जान लो, आइसोटोन क्या होता है। आइसोटोन का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं। और इसमें डिफरेंट प्रोटोन होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोन होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटोन। सेम न्यूट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटोन को हम लोग आइसोटोन कहते हैं। एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको, बहुत ही जरूरी है एग्जाम्पल से समझना। जैसे ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, सिंबल O होता है, 16 एटॉमिक मास होता है।
दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन का ले लेते हैं। किसका? नाइट्रोजन का हम लोग लेते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है और इसका आइसोटॉप 15 को लेते हैं। नाइट्रोजन का तो एक्चुअली 14 होता है, लेकिन हम लोग नाइट्रोजन का आइसोटॉप को लिए। तो पहला ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन का 8 होता है एटॉमिक नंबर और 16 एटॉमिक मास यानी मास नंबर होता है। तो इसका नंबर ऑफ यानी न्यूट्रॉन को निकालने के लिए क्या करोगे? एटॉमिक मास को A-Z करोगे, यानी एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर से माइनस करोगे। 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ? 8 हुआ। किसके? ऑक्सीजन के। अब हम लोग नाइट्रोजन का निकालते हैं। 15 माइनस 7 कितना होता है? 8 होता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसका निकल गया? नाइट्रोजन का। तो इसका देखो आइसोटोन में क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होगा। जैसे यहाँ ऑक्सीजन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम निकला, उसी तरह नाइट्रोजन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम निकला। इसमें डिफरेंट एलिमेंट होगा। हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंट एलिमेंट लेंगे और आइसोटॉप भी ले सकते हैं इसमें, एटॉमिक इसको आइसोटोन को दिखाने के लिए इसका एग्जाम्पल। उसके बाद और एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं, जैसे कार्बन का, इसी में कार्बन का ही दिखा देते हैं। कार्बन का कितना होता है? 16 होता है और इसका 14 आइसोटॉप को ली। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 माइनस 6 8 हो गया। तो जितना ऑक्सीजन का निकला था, जितना नाइट्रोजन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उतना कार्बन का भी निकला है। उसी तरह से और एक एग्जांपल देख लो। आर्गन का कितना होता है? 18 एटॉमिक नंबर, 14 एटॉमिक मास। उसी तरह से पोटाशियम का 19 होता है और इसका 41 से 19 को माइनस करोगे तो कितना होगा? 22 होगा। और 40 से 18 को माइनस करोगे 22। तो इसका क्या निकल गया? आर्गन का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया आसानी से। उसके बाद हम लोग आइसोबार जानते हैं। आइसोबार क्या होता है? ऐसा एलिमेंट, ये भी डिफरेंट एलिमेंट में होगा, ये भी क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट में होगा, जिसमें मास नंबर सेम होगा। क्या होगा? मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आइसोबार कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझा रहे, जैसे आर्गन का ले लिए। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है और 40 इसका एटॉमिक मास होता है। उसी तरह से कैल्शियम का 20 एटॉमिक नंबर और 40 क्या होता है? इसका एटॉमिक मास होता है। तो दोनों का देखो मास नंबर क्या सेम है, आर्गन का भी और कैल्शियम का भी, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है और एलिमेंट भी क्या डिफरेंट है, और इसे ही हम लोग आइसोबार कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन, द रेडियो आइसोटॉप यूज टू कंट्रोल द डिजीज लाइक ब्लड कैंसर। अगर किसी इंसान को ब्लड कैंसर हो जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश टर्म में या डॉक्टर की भाषा में या साइंस की भाषा में लीकोमिया कहती है, तो ब्लड कैंसर अगर किसी को हो जाता है तो उसकी इलाज के लिए कौन सा हम लोग यहाँ का एलिमेंट का यूज़ करते हैं? तो हम लोग कोबाल्ट 60 को यूज़ करते हैं। इसको कोबाल्ट 60 को कैंसर की इलाज के लिए कोबाल्ट 60 एलिमेंट का यूज़ करते हैं। उसके बाद फॉस्फोरस 32 का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? फॉस्फोरस 32 का यूज़ हम लोग अगर किसी का ब्लड डिसऑर्डर हो गया, तो ब्लड डिसऑर्डर यानी पॉलीसाइथीमिया एक बीमारी होता है, उसके इलाज के लिए आपका फॉस्फोरस 32 का यूज़ करते हैं। उसके बाद आयोडीन 131 का यूज़ हम लोग अगर किसी को ग्वाइटर नामी बीमारी यानी घेक का बीमारी हो जाता है, गला में फूल जाता है, तो उसकी इलाज के लिए आयोडीन 131 का यूज़ करते हैं। उसी तरह से आपका सोडियम का यूज़ हम लोग नॉन मेडिकल अप्लायंस में करते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका कोबाल्ट होगा। कोबाल्ट 60 का यूज़ हम लोग कैंसर की इलाज के लिए करते हैं। 6 क्वेश्चन है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल हैव द मीथेन। मीथेन के पास कितना मॉलिक्यूल होता है? तो मीथेन का स्ट्रक्चर सबसे पहला देख लो, CH4 होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला CH4 होता है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। तो चारों किस तरह के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। किस तरह के? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपका मीथेन हो जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, राइट आंसर। उसके बाद हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। क्या होता है? कूलम्ब SI यूनिट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। चार्ज क्या होता है? फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की बहाव को हम लोग चार्ज कहते हैं। फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। और वोल्ट किसका होता है? वोल्ट आपका EMF का होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है। एम्पियर किसका होता है? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है। जब हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे, तो एम्पियर क्या था? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट, जिसको हम लोग A या I से रिप्रेजेंट किए थे। और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। चार्ज बटे टाइम, Q/T को हम लोग क्या कहते थे? I=Q/T। इसका फॉर्मूला होता है इसका इलेक्ट्रिक करंट का। ओम्स किसका होता है? रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस का क्या होता है? SI यूनिट ओम होता है। ओम इज द SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन पोजेस ए नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन में किस तरह का चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? डायरेक्टली आपसे अगर पूछ दे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। कितना होता है? 10⁻⁹ कूलम्ब होता है। माइनस लगाओगे पहले, तो इसमें आपका 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब, ये वाला बी ऑप्शन में है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी। उसी तरह अगर आपसे प्रोटॉन का पूछ देता है, प्रोटॉन का कितना होता है?
क्योंकि एटम्स का 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम लोग एटम्स का फंडामेंटल पार्टिकल भी कहते हैं। तो प्रोटॉन का कुछ नहीं करते, 1.6 इंटू 10⁻19, 1.6 इंटू 10⁻19 ये पॉजिटिव में होता है, क्योंकि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर एक फिक्स रास्ता में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाता है। उस रास्ता को हम लोग ऑर्बिट या सेल कहते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 क्वेश्चन में है, व्हाट शुड बी प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस टू मेक इट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को बहने के लिए किस चीज़ का प्रेजेंस होना चाहिए? फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या? इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए। इसीलिए तो हम इससे पहले डिस्कस किए, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग चार्ज कहते हैं और चार्ज पर यूनिट टाइम को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह जा। अब हम लोग 10 क्वेश्चन को डिटेयली समझते हैं। 10 क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है? ए रेडियो सेट ऑफ 60 वाट, एक रेडियो है जो 60 वाट का है। कितना? 60 वाट का है। रन्स फॉर 50 आवर्स, कितना चल रहा है वो? 50 आवर्स चला है। हाउ मेनी यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कंज्यूम्ड इन किलो वाट आवर। तो वो 60 वाट का बल्ब या रेडियो अगर 50 घंटा जला है तो 50 घंटा जलने के बाद उसका यूनिट क्या आएगा, यानी कितना यूनिट किलो वाट आवर में आएगा, कितना एनर्जी को वो कंज्यूम किया है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालने के लिए फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम। पावर इंटू टाइम बराबर इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। तो पावर तो दिया हुआ है 60 वाट और टाइम भी दिया हुआ है आपका 50 आवर्स। 50 आवर्स और 60 वाट को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ रहा है? 3000 वाट आवर आया। 3000 वाट आवर आया। तो 3000 वाट आवर तो आया, लेकिन हमको इसको किलो वाट आवर में लिखना है। तो एक किलो वाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट होता है। कितना? 1000 वाट। 1 किलो यानी 1 किलो वाट बराबर आपका 1000 वाट होता है। तो मेरा कितना आया था? हम लोग निकाले थे 3000 वाट आवर निकाले थे। इसको हम लोग किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? 1000 बराबर 1 किलो होता है, तो 3000 है तो 3 किलो हो जाएगा। कितना? 3 किलो वाट आवर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, 3 किलो वाट आवर हो जाएगा। या इसको और एक सिंपल ही निकाल सकते हैं हम लोग। कितना? 60 वाट का है तो 1 वाट बराबर कितना होता है? 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट्स होता है। 1 किलो वाट बराबर, तो हम लोग 60/1000 करेंगे और कितना घंटा चला है? 50 घंटा। अब आसानी से निकाल देते, 0 0 कैंसिल, 15 20 जा 100, उसके बाद 23 जा 60, यानी 3 किलो वाट आवर इसका आंसर हो गया, या 3 यूनिट्स। कितना? 3 यूनिट इसका उठेगा। 11 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पावर। पावर का सबसे छोटा इकाई क्या होता है? सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? ऑप्शन ए में है वाट, बी में है किलो वाट, सी में है हॉर्स पावर, डी में है मिली वाट। ये सारा यूनिट आपका पावर का ही है, लेकिन इनमें से सबसे छोटा यूनिट पावर का कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि मिली होता है सबसे छोटा यूनिट। किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हम लोग मिली सबसे छोटा यूनिट को लेते हैं। वाट होता है ऐसा यूनिट पावर का, किलो वाट जब हम लोग किसी भी चीज़ को निकालते हैं, 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर कितना? 1000 वाट होता है, यानी 1000 वाट। उसी तरह हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, तो ये मशीन में होता है। मशीन में जो क्षमता होता है, कैपेसिटी होता है, एफिशिएंसी होता है। तो किसी भी मशीन में अगर हॉर्स पावर के अकॉर्डिंग वो काम करता है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट होता है। 12 क्वेश्चन है, टीयर गैस में कौन सा एलिमेंट पाया जाएगा? पहला ऑप्शन है एमोनिया, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन क्लोराइड, डी ऑप्शन में है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग टीयर गैस को जानते हैं क्या होता है। तो टीयर गैस होता है C10H5Cl2, इसका फॉर्मूला है C10H5Cl2। तो एमोनिया का तो होता है NH3, नहीं होगा। क्लोरीन Cl होता है सिंबल। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन क्लोराइड है और हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। तो इनमें से आपका कौन सा होगा? टीयर गैस में आपका क्लोरीन पाया जाएगा। कौन सा? क्लोरीन, क्योंकि C10H5Cl2 इसका केमिकल फार्मूला है। किसका? टीयर गैस का केमिकल फार्मूला है। इसका यूज़ हम लोग राइट्स को, कहीं दंगा हो जाता है या कहीं कुछ हंगामा हो जाता है, झड़प हो जाता है, तो उस जगह हम लोग टीयर गैस का यूज़ करते हैं। इसका अगर केमिकल नेम की बात किया जाए C10H5, तो इसका C10H5Cl2 इसका क्या केमिकल फार्मूला है, लेकिन इसका केमिकल नेम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा क्लोरोबेंजाइल
नाइट्राइल इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज डायरेक्टली रिस्पॉन्डेंट फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को डिप्लेशन करने में कौन सा गैस सबसे ज़्यादा यहाँ का प्रभावित करता है, यानी डिप्लेशन का मतलब उसको सुराख करने में, उसको छेद करने में। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी में है नाइट्रस ऑक्साइड, डी में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका राइट आंसर, ये सारे जो आप लोग देख रहे हैं ये ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज़्यादा ओजोन लेयर को डिप्लेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक क्लोरीन एटम, क्या एक क्लोरीन एटम ओजोन के 1,00,000 मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या? एक क्लोरीन एटम ओजोन के 1,00,000 मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो आप लोग सोच सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ही हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है जो कि ओजोन लेयर को डिप्लेट करने में बहुत ज़्यादा इसका रोल है। उसके बाद 14 क्वेश्चन है ड्राई आइस। 14 क्वेश्चन है ड्राई आइस इज। ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस सॉलिड CO2 को बोलते हैं हम लोग। किसको? सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम लोग सॉलिड करते हैं तो यह ड्राई आइस बन जाता है। और यह ड्राई आइस का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? बहुत ज़्यादा आप लोग देखे होंगे, जब कहीं फंक्शन होता है या कभी स्टेज शो होता है तो वहाँ से एक तरह का स्मॉग यानी धुआं टाइप्स का निकलता है। कहीं डांसिंग का स्टेज सजा हुआ रहता है या कहीं कोई नाच गाना होता है तो उस जगह एक तरह का धुआं निकलता है, एक मशीन फिट किया हुआ रहता है, उससे टाइम टू टाइम बाद एक तरह का धुआं निकलता है, वो होता है ड्राई आइस जो कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 15 क्वेश्चन है रिस्पायरेशन इन प्लांट टेक प्लेस थ्रू। रिस्पायरेशन प्लांट में किसके मदद से होता है? रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है और जिसके मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, यानी एनर्जी को उत्पाद करता है। किसके मदद से? ऑक्सीजन की मदद से एनर्जी को रिलीज करता है। रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसके मदद से क्या करता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी को रिलीज करवाता है। तो इनमें से पहला ऑप्शन है स्टोमाटा, बी ऑप्शन है लेंटिकल्स, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो रिस्पायरेशन प्लांट में स्टोमाटा के थ्रू भी होता है और लेंटिकल्स के थ्रू भी होता है। स्टोमाटा कहाँ पाया जाता है? आपका लिव्स में, ये भी आपका लिव्स में ही पाए जाते हैं। तो ये दोनों के थ्रू क्या होता है? आपका रिस्पायरेशन होता है। किसमें? प्लांट में। तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन इज करेक्ट। आज का एपिसोड इतना ही। नेक्स्ट हम लोग क्लास में और भी MCQ लेकर के आएंगे। यदि आप इस चैनल में अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।